मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो विभिन्न माध्यम हमने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से? प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत हमने पढ़ा है समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमने पढ़ा है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। तो विभिन्न माध्यमों यानी इन दोनों माध्यम, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इन माध्यमों के लिए लेखन करते समय, लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या है विशेषताएं इन माध्यमों की, ये इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रिंट माध्यम से हम बात शुरू करते हैं। प्रिंट माध्यम क्या है? सबसे पुराना माध्यम है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? अपनी जो मौखिक हमारा ज्ञान था उसको लिखित रूप में हमने किया, ये चीज़ सबसे पहले थी। प्रिंटिंग हमारे पास सबसे पहले थी। तो प्रिंट सबसे क्या है, इसीलिए पुराना माध्यम है। और इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? अखबार और पत्र पत्रिकाएं। प्रिंटिंग माध्यम में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे हम कोई अपना कंटेंट है उसको लिखित रूप में लाते हैं, या आपकी जो बुक्स हैं वो, या समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं, ये सब क्या है, किसमें शामिल है? प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग का मतलब ही क्या है? छपा हुआ रूप। इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रण। यानी मुद्रित रूप भी अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो क्या बात पूछी जा रही है? प्रिंटिंग की। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, और जो प्रिंटिंग प्रेस आज हम देखते हैं उसका आविष्कार किसको जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसको है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। भारत में हमारे यहाँ सबसे पहले 1556 में 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खोला गया। कहाँ पर खोला गया? गोवा में। गोवा में पहला छापाखाना खोला गया, और मिशनरीज ने क्या किया था? अपनी धार्मिक पुस्तकें छापने के उद्देश्य से इसे खोला था। अब जो दूसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी पूछा जाता है कि मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं क्या हैं, आखिर क्यों हम इसको सबसे पुराना और स्थायित्व वाला माध्यम कहते हैं। तो सबसे पहले छपे शब्दों में क्या है? स्थायित्व होता है। छपे शब्दों में जब हम कहते हैं स्थायित्व होता है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हम इसे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। यानी कोई बुक आप उठाते हैं, आपका अगर मन करे कि हम पहले इसका 4th चैप्टर पढ़ें, तो हम पहले 4th चैप्टर पढ़ सकते हैं। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, रुक रुक कर पढ़ सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। कुछ सुबह पढ़ सकते हैं, कुछ शाम पढ़ सकते हैं, कुछ कल पढ़ सकते हैं। ये भी सुविधा यहाँ पर है। उसके अलावा हम इसको आसानी से कहीं ले भी जा सकते हैं। आप किसी सफ़र पर जाते हैं तब भी अपनी कोई किताब ले जा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो छपे हुए शब्दों में क्या है? स्थायित्व है। लंबे समय तक हम इसे क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत ऐसी किताबें आपने अपने घर में भी देखी होंगी जो कि बहुत समय से हैं, जिनको आपसे भी पहले आपके बड़े पढ़ते रहे हैं और अब आपके पास हैं। ये सारा किस वजह से है? क्योंकि मुद्रित माध्यम को हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर ये क्या है? लिखित भाषा का विस्तार है। इसको भी समझना ज़रूरी है कि लिखित भाषा के विस्तार से क्या मतलब है। कोई भी बात जो मौखिक रूप से हम कह रहे हैं, जब हम उसे लिखना चाहते हैं, तो मौखिक रूप में जब तक हम कहते रहते हैं तब तक वो उसको व्याकरण के नियमों से बहुत ज़्यादा बांधना, यानी व्याकरण के नियमों के अनुशासन का पालन करना उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसे क्या करते हैं? लिखित रूप में लाते हैं, तो लिखित रूप क्या है? भाषा का विस्तार है। भाषा का विस्तार इसीलिए है क्योंकि जैसे हम उसे लिखित रूप में लाते हैं, वो व्याकरण के अनुरूप भाषा हमें लिखनी पड़ती है, वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से लिखित भाषा क्या चाहती है? अनुशासन चाहती है। तो मुद्रित माध्यम क्या है? लिखित भाषा का विस्तार है। अगली बात क्या है? चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। जब आप कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि कोई बात आपको बहुत ज़्यादा अपील कर जाती है और बहुत प्रभावित आपको करती है, और फिर आप क्या करते हैं? उसके विषय में विचार करने लगते हैं। कभी उसके विषय में कुछ और ज़्यादा सोचने लगते हैं, दूसरों से भी डिस्कशन करने लगते हैं, या कभी कोई तथ्य समाधान चाहता है तो उसका और ज़्यादा विश्लेषण आप करने लगते हैं। कभी कभी पढ़ते समय किसी शब्द पर अटक जाते हैं, रुक कर हम डिक्शनरी देखने लगते हैं या अपने मोबाइल से उसको चेक करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का भी
माध्यम है। तो हमें इस माध्यम में यही सुविधा है कि इन शब्दों में क्या है, स्थायित्व है, लंबे समय तक हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे चाहे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकते हैं। लिखित भाषा का ये विस्तार है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को लिखित रूप देते हैं तो भाषा एक अनुशासन की मांग करती है और हमें तब व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। व्याकरण के नियमों के ध्यान से मतलब क्या है कि आपको सही जगह पर सब्जेक्ट लगाना है, सही जगह पर वर्ब लगाना है, ठीक है। तो ये लिखित भाषा क्या करती है, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत ये अनुशासन की मांग करती है, यानी व्याकरण और वर्तनी का ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसके अलावा ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए और पूरी संभावना इस प्रश्न के आने की रहती है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें कि प्रिंट माध्यम के अंतर्गत क्या आता है और मुद्रित माध्यम की क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू।